नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 करोड़ कैश कांड का जो 64 पेज की रिपोर्ट थी, आखिरकार अब जस्टिस वंशवंत वर्मा है कहां पर? क्योंकि कपिल सिब्बल की एंट्री होती है और पूरा मामला पलट जाता है। क्या है पूरा खेल आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी सुलझी कहानी है जिसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिलॉर्ड साहब लोग बड़े बड़े कारनामे कर कर कैसे उसको दबा लेते हैं, ये आज आपके सामने दिखने जा रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जहां आग की लपटें न केवल कागजों को भस्म करती हैं, बल्कि न्याय की दीवारों पर भी सवालों की परतें चढ़ा देती हैं। 14 मार्च 2025 की वह होली की शाम दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक बंगले पर लगी आग ने पूरे देश को हिला दिया था। आग बुझाने वालों ने आउट हाउस में पाए गए जले नोटों के ढेर, लगभग 15 करोड़ रुपए बात की गई, अनियंत्रित नकदी की खोज की जो आज भी रहस्यमयी बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जांच ने उन्हें मिसकंडक्ट का दोषी ठहराया। संसद में इंपीचमेंट का प्रस्ताव लटका हुआ है, फिर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल जो सस्पेंस की तरह लटका हुआ है, आखिरकार जस्टिस यशवंत वर्मा आज की डेट में है कहां पर? क्या वे इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच पर न्याय बांट रहे हैं या न्याय की छाया में छिपे हुए हैं? यह कहानी न केवल एक जज की है, बल्कि पूरे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान है। जहां सबूतों की चमक भ्रष्टाचार के धुंधलके में से लड़ रही है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी राय प्रतिक्रिया आनी चाहिए और वीडियो को हर एक फोन तक पहुंचाएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। यह घटना कोई साधारण आग नहीं थी, यह न्याय के मंदिर से जलते सवालों की शुरुआत थी। दिल्ली हाई कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार जस्टिस यशवंत वर्मा 6 जनवरी 1969 को प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में यहां पर हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स और रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। 8 अगस्त 1992 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील के रूप में पंजीकृत हुए और 2006 में विशेष वकील के रूप में कार्य किया। अक्टूबर 2014 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज उन्हें नियुक्त किया गया और फरवरी 2016 में से अस्थायी जज बने। अक्टूबर 2021 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, जहां वे संवेदनशील मामलों पर फैसले ले रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं इनकी कहानी पिछली क्यों बता रहा हूं। पिछली कहानी आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम चलेंगे 14 मार्च 2025 को, जिस दिन सब कुछ बदल गया, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक होली की शाम करीब 7 बजे बंगले के आउट हाउस में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाने के दौरान उन्हें लोहे की अलमारियों में बंद अधजले नोटों के बंडल मिले। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह राशि 15 करोड़ रुपए से अधिक थी। हालांकि कुछ स्रोत इससे ज्यादा भी इसके बारे में बता रहे हैं। वीडियो फुटेज जो सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च 2025 को अपनी वेबसाइट पर जारी किया, ये में साफ दिखाई देता है कि फायर फाइटर नोटों के ढेर निकाल रहे हैं। 500 2000 के नोट जले जल चुके थे, लेकिन मूल्यवान दिल्ली फायर सर्विस के चीफ ने शुरुआत में इनकार किया कि कोई नकदी नहीं मिली, लेकिन बाद में आंतरिक जांच से पुष्टि हुई कि जस्टिस वर्मा के यहां पर मतलब पैसे मिले, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे या मेरे परिवार को आउट हाउस में किसी नकदी की जानकारी नहीं है, यह साजिश है। उन्होंने कहा कि नोटों को उनके परिवार या स्टाफ को नहीं दिखाया गया, लेकिन सवाल उठा, इतनी बड़ी राशि किसकी थी? क्या यह ब्लैक मनी थी जो आग से बचाने की कोशिश में जल गई? सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कार्रवाई की। 20 मार्च 2025 को कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली से वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश कर डाली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट के सीजीआई से रिपोर्ट मांगी
और एक 3 सदस्यीय इन हाउस कमेटी गठित की। जस्टिस जीएस सांदेवाली हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सीजीआई थे और जस्टिस अनु शिवरामन कर्नाटक हाईकोर्ट के और दिल्ली हाईकोर्ट के सीजीआई, 3 लोगों की कमेटी यहां पर गठित की गई। कमेटी को निर्देश दिया गया कि जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य ना सौंप दिया जाए। 21 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके सभी केस रद्द कर दिए। 28 मार्च को केंद्र सरकार ने ट्रांसफर की मंजूरी दी और 5 अप्रैल को जस्टिस वर्मा को 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर शपथ ले लिए, लेकिन इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने इसका बहिष्कार किया। इसे न्यायपालिका का सबसे काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों वाले जज को डंपिंग ग्राउंड बन गया सकता है क्या यहां पर। कमेटी की रिपोर्ट 3 मई 2025 को सीजीआई को सौंपी गई। 64 पन्नों की रिपोर्ट, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को मिसकंडक्ट का दोषी ठहराया गया। रिपोर्ट में मजबूत अनुमानित साक्ष्य का हवाला दिया गया कि वर्मा का आउट हाउस पर गुप्त या सक्रिय नियंत्रण था, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने का फैसला लिया गया। संवेदनशीलता के नाम पर रेडेक्टेड रखा गया और जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल की एंट्री होती है। कपिल सिब्बल इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। जहां भी आती है बात हिंदुस्तान में पैसे की, हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफत की, वहां पर एक नाम आता है, 2 नाम आते हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह। माफ कीजिए, सोशल मीडिया पर ये सब चल रहे हैं, जिसके बारे में मैंने यहां पर जिक्र किया। अब यहां पर बता दें आपको कि संविधान के अनुच्छेद 124 का 4 का हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि जज की जांच संसद द्वारा इंपीचमेंट के बिना नहीं हो सकती है। यानी कि खेल यहां से शुरू हुआ कि भैया 15 करोड़ रुपए की मिली भगत कैसे होगी। ये पैसे एक जगह पर थे, पता नहीं इस तरह के पैसे कितने जगह होंगे, जो शायद आग वहां तक नहीं पहुंची। आपको याद होगा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था आग पहुंची तब पता चला कि पैसे वहां हैं। आग जहां जहां आग नहीं पहुंची वहां के पैसों का क्या। इसके आगे कपिल सिब्बल ने कहा अगर जांच गैर कानूनी थी तो वर्मा ने, इसको लेकर आगे कोर्ट में पूछा गया कि अगर जांच गैर कानूनी थी तो वर्मा ने इसमें हिस्सा क्यों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त 2025 को उनकी याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। या ये न केवल देरी का मुद्दा है, बल्कि न्यायपालिका की स्वायत्तता पर भी सवाल है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इतनी बड़ी राशि का तुरंत जांच जरूरी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। 28 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल खारिज कर दी, जिसमें एफआईआर की मांग की गई थी। इसे समय से पहले बताया गया। एडवोकेट मैथ्यूज नेवुदुम्पारा ने कई याचिकाएं दाखिल की, लेकिन सीजीआई बीआर गवई ने उन्हें डेकोरम की नसीहत दी और वह कहा वह अभी भी जज हैं। सवाल यह है, न्यायपालिका खुद को कानून से ऊपर समझती है। सवाल है और सवाल पूछा जाना चाहिए। ये न्यायपालिका के फैसले नहीं हैं कि हम कोई भी व्यक्ति उस पर सवाल नहीं पूछ सकता है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले को बार बार उठाया था, जो न्यायपालिका की कलई खोलने का सबसे बड़ा मजबूत सबूत है। 17 अप्रैल 2025 को उन्होंने कहा था 2 महीने बीत चुके हैं फिर भी कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। क्या यह देरी समझाई जा सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार की मजबूरी का जिक्र किया। सरकार एफआईआर दर्ज करने में बाधित है। 19 मई 2025 को इंडिया टुडे को दिए गए बयान में उन्होंने देरी पर सवाल उठाया और 6 जून को द हिंदू में कहा अगर अपराध हुआ है तो सजा क्यों नहीं, संसद में इंपीचमेंट मोशन लाया जाना चाहिए। 7 जुलाई 2025 को इकोनॉमिक्स टाइम्स में उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चिंता जताई। कैश रिकवरी, रिटायरमेंट के बाद जजों की नौकरियां, सीबीआई डायरेक्टर चयन में सीजीआई, ये सब न्याय के गढ़ को डगमगा रहे हैं। न्यूज 18 के एक रिपोर्ट के अनुसार जो है, इसको लेकर के साफ तौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा था जगदीप धनखड़ ने कि बड़े सार कौन है। उसके बाद उनका सवाल उठाया जाना, फिर धनखड़ का इस्तीफा भी इसी मामले से जुड़ा बताया गया, जहां उन्होंने राज्यसभा में नोटिस दिया था। सवाल यह है
कि आखिरकार जब भी कोई न्यायपालिका से भिड़ता है उसका काम तमाम क्यों हो जाता है। किरण रिजिजू का कानून मंत्री थे, अब वो कानून मंत्री नहीं है, पूर्व हो गए हैं, यानी एक्स हो गए हैं। जो भी न्यायपालिका से भिड़ता है वो एक्स हो जाता है। क्यों? इतनी पावरफुल है कि आखिरकार न्यायपालिका से कोई भिड़ नहीं सकता है। उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हो जगदीप धनखड़, बहुत सवाल उठाया, उसी बीच उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। क्या उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी? क्योंकि ये था कहानी जो संसद में उस वक्त हलचल मची थी जब उपराष्ट्रपति ने ये पूरा इंपीचमेंट मोशन की बात की थी। 21 जुलाई 2025 को 200 से अधिक सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में इंपीचमेंट मोशन पर हस्ताक्षर किए थे और उपराष्ट्रपति इसको लेकर के साफ तौर पर बड़े अडिग थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 12 अगस्त को 3 सदस्यीय जांच कमेटी फिर गठित की। इसके बाद किरण रिजिजू ने कहा मानसून सेशन में चर्चा होगी, लेकिन अक्टूबर 2025 तक कोई अंतिम फैसला नहीं है। जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, लेकिन बिना न्यायिक कार्य के। विकिपीडिया और कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार वे अभी भी जज हैं। इन सवालों ने भ्रष्टाचार की जड़ों को उजागर किया है, बिना अतिशयोक्ति के, केवल तथ्यों के साथ। यह मामला न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। 2018 में वर्मा पर बैंकिंग फ्रॉड का आरोप लगा था जो अनसुलझा रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट कहती है कि आंतरिक जांच ने पुष्टि की, लेकिन बाहरी जांच क्यों नहीं हुई। यह घटना दर्शाती है कि न्यायपालिका में पारदर्शिता की कमी कैसे विश्वास को कमजोर करता है। सबूत, वीडियो, रिपोर्ट, धनखड़ के बयान साफ है, लेकिन कार्रवाई की कमी सवाल पैदा करती है। जस्टिस वर्मा का वर्तमान स्थान इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन सस्पेंशन बरकरार। क्या इंपीचमेंट होगा या दब जाएगा? घटना की गहराई में उतरे तो 14 मार्च 2025 की शाम 7:15 पर दिल्ली के लुटियन जोन में स्थित जस्टिस वर्मा का बंगला नंबर 12 जनपद अचानक धुंधला हो गया। आग के धुएं से पड़ोसी जजों ने शोर मचाया, फायर ब्रिगेड को कॉल किया, टीम पहुंची। आग आउट हाउस तक सीमित थी, एक छोटा सा कमरा जहां पुरानी फाइलें और सामान रखा जाता था, लेकिन जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा चौंका देने वाला था। लोहे की 3 अलमारियां, हर एक नोटों के बंडल भरे हुए, कुछ पूरी तरह से जल चुके, कुछ आधे। कुल मूल्य 15 करोड़। तो साफ तौर पर इस सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, अब तक आखिरकार इस पूरे मामले पर जहां सीसीटीवी फुटेज से लेकर हर कुछ मौजूद है, साहब क्यों नहीं होती कार्रवाई। 1 मिनट 13 सेकंड का क्लिप भी फायरमैन ने नोट निकालते हुए दिखे थे। जब जाकर पूरी तरह से उस वक्त सोशल मीडिया में हैशटैग जस्टिस यशवंत वर्मा कैश ट्रेंडिंग हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत ये सब कुछ हुआ, लेकिन आखिरकार ये ट्रांसफर का ड्रामा था क्या? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। कॉलेजियम मीटिंग 20 मार्च को ही, जहां सीजेआई खन्ना ने कहा संवेदनशीलता के कारण ट्रांसफर जरूरी है। अरे साहब, संवेदनशीलता के कारण ट्रांसफर जरूरी है। एक किसी भी अधिकारी के घर पर आप 1 लाख रुपया कैश पकड़ लो और जिसकी काउंटिंग ना हो, जिसको उसके बाद अकाउंट, मतलब उसके बारे में उसको जानकारी या वो सही तरीके से उसका वो न दे पाए कि कहां से आया, आप उसको सस्पेंड करके उसको जेल में डाल दो। लेकिन साहब 15 करोड़ की नकदी की बात की जा रही है। बहरहाल हम इस नकदी की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि पुष्टि तो साहब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सही ढंग से कर रहा है। तो सवालिया निशान तो जायज है। अब इन सब के बीच में आप सभी का हम चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया, क्योंकि जो व्यक्ति न्यायपालिका से लड़ा वो एक्स हो गया, उसके हमने कई उदाहरण यहां इस वीडियो में दिखाए हैं। इस वीडियो को हर एक फोन तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।